Hello students, I'm Anuj. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss climatology और climatology के अंतर्गत हम लोग एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे. आज वी नो दैट एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो वेरियस गैसेस से हुआ है, बट पहले हम थोड़ा सा इसका हम ब्रीफ करेंगे कि कैसे हम जो है ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं. आज वी नो दैट ज्योग्राफी वर्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम ज्योग्राफिया एंड ज्योग्राफिया वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय इराटोस्थनीज ने ज्योग्राफिया वर्ड को यूज किया एंड इराटोस्थनीज को एक सेंस में अगर हम देखें तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कह देते हैं, लेकिन हिकाटियस वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच डिफाइन द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देती है वही ज्योग्राफी कहलाती है. तो ये अपने आप में जो इनकम्प्लीट आप कह सकते हैं जो है, ये क्या है, एक प्रकार की इनकम्प्लीट आपकी डेफिनेशन हुआ करती है. कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? केवल अर्थ के बारे में ज्योग्राफी नहीं बताती. नॉट ओनली अर्थ, इट डिस्क्राइब्स द स्पेशियल थिंग्स या जो टेरेस्ट्रियल थिंग्स है या फिर जो स्पेस की भी जानकारी देता है. इवन अगर हम देखें तो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट भी आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट हो जाता है. तो ज्योग्राफी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है. इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब अपन देखेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़नी होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी में. और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी के फर्दर अगर हम डिवीजन करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी डिवाइडेड इनटू क्लाइमेटोलॉजी एंड आफ्टर दैट आपका देख पा रहे हैं आप जियोमॉर्फोलॉजी, फिर ओशनोग्राफी एंड आफ्टर दैट हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं. फिर हम देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी. तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज मानव भूगोल काफी आपके एग्जाम में पूछा जाता है. तो हम यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे. तो क्लाइमेटोलॉजी में हमें क्या क्या पॉइंट समझना है वो हम देखेंगे. क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं एटमॉस्फेयर. तो यहां पर आप देखें इस तरीके से फर्दर हमने डिवीजन कर दिया. एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड. अब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे insolation and heat budget and after that distribution of the temperature, air pressure and winds and cyclone and air front and after that precipitation and आपका distribution of the climate on the earth. तो these important points हम पढ़ेंगे. अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन आपके एनडीए या फिर आपका जो सीडीएस एग्जाम होता है या फिर आपका सीएपीएफ जैसे एग्जाम होते हैं या आप एफकैट की बात जब करते हैं तो यहां से क्वेश्चन आपके जरूर मिलते हैं. और ये बेसिकली देखिए सब लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, आप याद रखिएगा. ये आपको वही टीचर पढ़ाएंगे जो बेसिकली इसका नॉलेज होगा. इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना बहुत आसान है. क्लाइमेटोलॉजी जैसी चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, इनको पढ़ने और पढ़ाने का अपना चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर टीचर के भी होने चाहिए, तभी इन सब चीजों को वो छेड़ पाएगा. तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे अन्य पॉइंट्स की, तो यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. बेटा याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर बना कैसे है, इसके पीछे क्या कॉज है, ओरिजिन कैसे हुआ है, उनको हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए तीन प्रोसेस है. देयर आर 3 प्रोसेस हियर. 3 प्रोसेस है, उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं. जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है वो ये है. जब हमारा एटमॉस्फेयर से आप देखेंगे सबसे पहले जो 2 गैसेस यहाँ पे रिलीज हो रही थी, 2 गैसेस आर रिलीज, हाइड्रोजन एंड हीलियम स्पेस में जा रही थी. तो 2 गैसेस यहाँ फर्स्ट फेज में, तो इनिशियल फेज में 2 गैसेस थी. उसके बाद अगर हम बात करें जो सेकंड फेज है, यहां पर अगर हम देखें तो डीगैसिंग का प्रोसेस हुआ. डीगैसिंग का प्रोसेस क्या हुआ? अगर मान लो यहाँ पे आपका जो है वोल्केनो है, वोल्केनो का इरप्शन हुआ और आप जानते हैं हॉट मॉल्टन मैग्मा है, मॉल्टन मैग्मा है, ये आपके अर्थ के अंदर था और ये इंट्रोड्यूस करके इरप्ट हुआ और इरप्शन में आपकी ढेर सारी गैसें निकली जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम तो था ही, उसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वाटर वेपर यानी H2O निकली और नाइट्रोजन निकली. तो ये गैसेस आपकी यहाँ पे रिलीज हुई. इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैसेस आने लगी. फिर अगर हम बात करें इसके इरप्शन के बाद काफी हद तक अगर देखें तो NH3 भी देखने को मिली और CH4 यानी जो आपकी मीथेन है जिसको हम मार्स गैस कहते हैं, ये भी आपकी रिलीज होती दिखी. अगर हम बात करें जो थर्ड फेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. थर्ड फेज जो था वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहां पर हमने डिस्क्राइब किया है. तो इस थर्ड फेज को समझ लो. थर्ड फेज में आप देखेंगे जो शैवाल हैं, छोटे छोटे जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सन से क्या लेंगे, लाइट लेंगे और CO2 गेन करेंगे और CO2 गेन करके ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगा. जैसा कि हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर जो है उसमें ऑल वेदर फिनोमिना एंड फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन लिविंग सारा यहीं पर देखने को मिलता है.
और यहाँ पर शैवाल क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, और भोजन बना करके ये क्या करेंगे बेटा, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाएंगे, और इस क्रम में वो O2 को रिलीज करेंगे। तो O2 इनिशियल फेज में नहीं थी, O2 आपका आगे जाकर के क्या हुई है, ये पॉइंट याद रखना, O2 इनिशियल फेज में नहीं है, O2 आगे जाकर के क्या हुई है, आना स्टार्ट हुई है। तो O2 लास्ट में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले फेज हाइड्रोजन हीलियम का, सेकेंड फेज हमने कहा वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा कौन से गैसेज आए, आपके हाइड्रोजन हीलियम के अलावा आपके गैसेज CH4 देखने को मिला, वाटर वेपर मिली, CO2 मिली। फिर उसके बाद जब छोटे छोटे जीव जंतुओं ने या शैवाल या एल्गी वगैरह ने फोटोसिंथेसिस करी तो फाइनल उन्होंने O2 को रिलीज किया। इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हुआ। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोजिशन एंड व्हाट इज द कंपोजिशन। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हम यहां पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो हमारी अर्थ है, अर्थ में 78.08% क्या है, नाइट्रोजन है। 80% अप्रॉक्स नाइट्रोजन हमारा कवर करता है। एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% है। ये बेटा परसेंटेज यूपीएससी ने बनाया है, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। ऊपर के 3 गैसेस छोड़ करके आर्गन से पूछ लेता है सीक्वेंस, याद रखना इस पॉइंट को। अगर हम बात करें, यहां पर देख रहे हैं ये जो ऑक्सीजन के बाद जो छोटी छोटी गैसेस हैं इनको हम देख लेते हैं। आर्गन जो है वो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% है, ट्रेस गैसेस 0.04% है, नियॉन जो आपके इनर्ट गैस है वो 0.0018% है। एंड आफ्टर दैट हीलियम की बात करें तो 0.005%, 3 जीरो है पॉइंट के बाद। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 4 जीरो है, 0.00005%। फिर उसके बाद क्रिप्टन गैस की बात करें तो 0.001%। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें अदर्स गैसेस में तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 0.0005% के आसपास वेरिएबल करती हैं। तो हीलियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस गैसेस, इन सारे हम गैसेस को डिफाइन कर लिए। एंड आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बेसिकली 3 चीजों से हुआ है, डस्ट पार्टिकल्स है, गैसेस है वायरस टाइप की, और आपके बेसिकली क्या है, वाटर वेपर से इसका निर्माण हुआ है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम समझ में आ रहे होंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अन्य पॉइंट्स को यहां पर डिफाइन करेंगे। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। देखिए यहां पे हमने एक पूरा फिगर बना दिया है, इसको आप लोग नोट कर लें और इन गैसेस के कंपोजिशन को रट डालें, नोट कर लें, इसको याद कर लें। एग्जाम में सीधे सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम क्लियर होंगे। सो नाउ अब अपन आगे बढ़ेंगे और चीजों को जो है डिस्क्राइब करेंगे। ये देख रहे हैं हमारा नाइट्रोजन के बारे में हमारे कुछ जो है क्या है फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उनको आपको समझना है। तो नाइट्रोजन गैस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी क्या फिजिकल क्वालिटीज होती हैं, उसके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको अपन यहां पर देखेंगे। तो नाइट्रोजन गैस एज वी नो दैट 80% अप्रॉक्स हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की क्या क्वालिटीज हैं उनको हम देखेंगे। ये बेसिकली 128 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि नाइट्रोजन गैस का जो आपका जो इसके फाउंडिंग है वो कितने जो है ऊंचाई पर है, तो 128 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। द मोस्ट अबंडेंट जो है आपकी गैस है इन एटमॉस्फेयर। एंड आफ्टर दैट दिस इज कंट्रोल द फायर, स्टॉप फायर स्पेंडिंग ऑफ नॉट डिस्टिंग्विश इट। यानी आप इसको पॉइंट समझ लेना कि दिस इज कंट्रोल द फायर, ये कंट्रोल करती है फायर को, स्टॉप फ्रॉम फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी फैलने से रोकती है, नॉट डिस्टिंग्विश, बुझाने में सहायक नहीं है। ये क्या करती है, स्प्रेडिंग को रोक लेगी लेकिन बुझाने में सहायक नहीं है। दूसरा कह रहे हैं नॉट टेकिंग पार्ट इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी जब आप देखेंगे श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें O2 तो रिलीज होती है, CO2 ली जाती है, बट नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होता है। एंड नाइट्रोजन इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। ये बात आपको याद रखनी है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें, नाइट्रोजन इज अ कंपोजिशन या कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड यूरिया। यूरिया क्या है, NH2 है ना, CONH2, इसके फॉर्मेशन में, साथ में आप अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्रोटीन्स। आप समझ पा रहे हैं, प्रोटीन्स कंप्राइज क्या कंप्राइज करती, नॉट ओनली स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सच एज क्या एज मसल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, बट आल्सो आप देख रहे हैं एंजाइम एंड हार्मोन्स एंड एसेंशियल फॉर दी फंक्शनिंग ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक, और आप जानते हैं जितने लिगमेंट्स होते हैं, यानी जो आपकी दलहनी जो कह सकते हैं जो पल्सेस हैं, उनकी जो बेसिकली क्या होती है, जड़ें होती हैं। दलहनी फसलें मान लें आप, जैसे उड़द है या फिर आपका अरहर है,
तो इनमें क्या होता है कि जो इनकी जड़ें होती हैं उनमें गांठ होती है ना, उनमें भी नाइट्रोजन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और ये फिक्सेशन में काम करता है। फिक्सेशन में काम करता है, उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए गांव में आपने देखा होगा क्या करते हैं, जो राइजोबियम, बेसिकली क्या होता है, राइजोबियम जो होता है वो वहां पे वर्क कर रहा होता है। और आपने गांव में देखा होगा फसल जो उगाई जाती है तो दलहनी फसलें उगाने का प्रोसेस है जिससे क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है लैंड की। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग, है ना, बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबिया, है ना। द रिजल्ट ऑफ द सिम्बायोसिस फ्रॉम द नोड्यूल्स ऑन द प्लांट एंड विद इन which is the bacteria can convert atmosphere into ammonia can be used as a plant। तो अमोनिया का भी यूज होता है प्लांट में। तो हमने नाइट्रोजन के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो फिगर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया, और अब हम आगे बढ़ेंगे और वो चीजें हम कल करेंगे। तो आज हमारा इतना जो टॉपिक है एंड होता है, और कल हमारा टॉपिक क्या होगा, इसके बेस पर जितने भी एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आई होप सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स क्लियर हो गए होंगे। टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, और टुमारो वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, so thanks and have a good day।